2025 फाइनली खत्म होने जा रहा है। बस 2 महीने और एंड 2026 आ जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस पूरे साल बहुत मेहनत करी बट कहीं न कहीं वो रिज़ल्ट नहीं पा पाए, कहीं न कहीं उनके जो एफर्ट्स थे वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो ये मत सोचिए कि यार एक और साल बर्बाद हो गया, ये सोचिए, इस सोच को बदल दीजिए। स्टेटिंग कि यार आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, अपने फ्यूचर क्रिएट करने के लिए एक नया मौका फिर से मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में हर वो एग्ज़ाम जो आप क्वालिफ़ाई करना चाहते हो, कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने से रोकती हैं। हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का लो कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की वो एक इनसिक्योरिटी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहीं न कहीं हमें रोकता है। हमें बेटर परफ़ॉर्म करने से, हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आने में हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें आती हैं बट एग्ज़ाम में उस प्रेशर्ड मोमेंट में हमें वो चीज़ याद ही नहीं आती, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। सो दैट्स व्हाट आपको इस बार चेंज करना है। आप ये मत सोचिए कि यार 2025 भी ऐसे ही बीत गया, 2026 में भी ऐसा ही होगा। बट रादर अब आप अपने आप के लिए ना एक ऐसा गोल सेट कर लीजिए कि मुझे भागना नहीं है, कि मैं 10 पेपर्स के बारे में सोचूं कि मुझे आईबीपीएस भी करना है, मुझे एसबीआई भी करना है, एलआईसी भी करना है, एसएससी भी करना है, यूपीएससी के लिए भी जाना है। नो, चूज वन पर्टिकुलर एग्जाम, लाइक लिटरली आप ही से देख लीजिए, एग्जाम कैलेंडर्स कहीं ना कहीं सेम डेट्स के अराउंड ही रहते हैं, लाइक सेम मंथ में ही आपके नोटिफिकेशंस आते हैं। तो एक प्री प्लान रहता है कि अप्रोक्सीमेटली कोई पेपर जो जनवरी में ही नोटिफिकेशन आएगा, किसी का फेब में आएगा, किसी का मार्च में, किसी का जून जुलाई। पूरे साल का जो कैलेंडर होता है वो आपका हर साल रिवाइज होता है। डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं बट समवेयर मंथ्स आपके सेम रहते हैं। सो आप एक पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एंड स्टिक टू दैट। और फिर कुछ भी हो जाए उस चीज को चेंज मत होने दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप गोल्स चेंज करते जाओगे ना, उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, क्योंकि हर बार आप जीरो से स्टार्ट करोगे फॉर एवरी न्यू थिंग। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप जो पढ़ना चाहते थे वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्टडी दोनों ही कहीं ना कहीं हार्म हो जाती है। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको 5 ऐसे श्योर शॉर्ट तरीके बताऊंगी। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं, एक प्रॉपर स्टडी प्लान जो आप अगर अप्लाई करते हो तो आप 4 से 5 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई से आप किसी भी एग्जाम को सिर्फ 3 महीने के अंदर निकाल सकते हैं। पर आपको इसे पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। कोई चीटिंग नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, आप इसको फॉलो कीजिए और आपके 2026 के आने वाले सबसे पहले एग्जाम्स में से जो भी आप देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए, अपने माइंड में उसे फोकस एरिया बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और ये 5 टेक्निक्स आप अगर अपनी प्रिपरेशन में लगा देते हैं तो आपको उस पेपर को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक्स उठाते हो या फिर कोई सिलेबस उठाते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में आता है, ओ माय गॉड, इतना वाइड सिलेबस, इसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इट्स सो ह्यूज। आपको माइंड कंफ्यूज हो जाता है, आपका माइंड ना पहले ही दूर भागने लगता है कि यार बहुत पढ़ना है। जब डिफिकल्ट चीजें देखते हैं, मैथ्स के कोई टॉपिक्स है या रीजनिंग का कोई टफ टॉपिक है, आपका माइंड दूर भागने लगता है पहले ही सिलेबस देख के कि यार कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप उस सिलेबस को प्रॉपरली डिकोड कर लो तो आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हो कि वो ही सिलेबस जो आपको एक वक्त पे डराता था वो आपको कन्वीनियंट लगने लगेगा कि यार दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टडी, परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर सिलेबस। सो ये जर्नी मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप होता है लर्न द 80-20 प्रिंसिपल। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20% ऑफ सिलेबस में से 80% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और रिमेनिंग 80% से आपके सिर्फ 20% क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपको ना हर साल में जब आप देखोगे ना, देयर आर सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेट नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हर साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फिगर्स चेंज हो जाएंगे, बट कोर कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे कि आपका एवरेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट के पजल्स हो गए, या सिलोगिज्म्स हो गए, तो कोर कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज और फिगर्स चेंज हो जाती है। समटाइम्स क्वेश्चंस टोटली सेम होते हैं, फिगर्स डिफरेंट होती है। तो अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो फिर आप इन चीजों को अपने एडवांटेज पे यूज कर सकते हो, बट ये चीजें आपको तभी दिखेंगी जब आपकी तैयारी 100% होगी। तो अब इस सिलेबस को डिकोड कैसे किया जाए? सिलेबस को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आज के टाइम पे ना आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। लास्ट के 4 से 5 साल के पेपर्स को या 5 से 10 साल के पेपर्स को आप लीजिए और उन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, उन्हें रीड करना स्टार्ट कीजिए। एक टॉपिक को उठाइए और उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए और एवरी सिंगल टॉपिक
जो रिपीट हो रहा है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको ना लिखते जाइए। उनको लिखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार देयर आर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जिससे हर साल सवाल पूछे ही नहीं जाते। समटाइम्स पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 से 5 साल तक उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल सवाल आते हैं, और एक नहीं हो सकता 2 या 3 सवाल आते हैं। सो आपको ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं वो मेंशन करना होगा। इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज वर्थ इट। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपको इसी प्रोसेस में करना है वो ये है कि आपको उस पूरे सिलेबस को जो आपने डिकोड किया है उसको 3 लेवल्स में डिवाइड करना है। पहला लेवल जो आपका हाई प्रायोरिटी वैल्यू होता है, जिसमें वो टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, लाइक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वो आपके हाई प्रायोरिटी जोन होते हैं। सेकंड आपके आते हैं मॉडरेट जोन, यानी कि जो क्वेश्चंस आ तो रहे हैं बट थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पे भी है और कंपैरेटिवली उनसे कम आते हैं। एंड लो वैल्यू जोन्स, जहां पर वो क्वेश्चंस जो कभी कभार आते हैं या फिर बहुत रेयर में पूछे जाते हैं, या फिर पेपर में शायद एक ही क्वेश्चन आता है एंड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको शायद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सवाल तो आएगा, आप उस एक को छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, आप रादर उस टॉपिक पढ़िए जहां से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, रादर देन स्टडीइंग द टॉपिक जो आपका समय ज्यादा लेगा और क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा, और अगर उस मोमेंट पे वो आपको स्ट्राइक नहीं किया और क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी पूरी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। नाउ जब आपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपके हाई प्रायोरिटी वैल्यू वाले क्वेश्चंस है, चैप्टर्स है, उनको आपको सबसे ज्यादा समय देना है। जो आपके मॉडरेट वाले हैं उसको कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा कम, जैसे 60% टाइम आप अपना दे रहे हो मेजर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को, 30% टाइम दो आप अपने मॉडरेट वैल्यू सब्जेक्ट्स को, और 10% टाइम आप दे सकते हो आपके जो लो वैल्यू वाले। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही टॉपिक का आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह याद करने होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं आएंगे बट एक ही आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हो, तो वो आपको लो वैल्यू वाले क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनके ऊपर समय दीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2 इस एक स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए 3 महीने का, जिसमें आपको एक मिशन की तरह आपको उसे डिजाइन करना है। इसमें आपको 24/7 का कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको बेसिक शेड्यूल बनाना है। 3 से 4 या 4 से 5 घंटे जो भी आप इफेक्टिवली दे सकते हैं ना, उसको देना है। आपकी कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन और फोकस्ड स्टडी आपके 3 घंटे में वो रिजल्ट दे सकती है जो आप 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर के भी नहीं पा सकते। सो रादर देन गिविंग मोर टाइम टू योर स्टडीज, आप टाइम के साथ उसको फोकस के साथ पढ़ने शुरू कीजिए, आपको डिफरेंस वहां पे फील होगा। तो आपको ना एक पेपर के ऊपर आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, लाइक मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, जिसमें मंथ 1 में जो आपका फोकस है वो है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपके क्वांट के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर अप करना है, रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग जो भी आप कर सकते हो। 1 मंथ इज इनफ। अगर आप एवरी सिंगल डे उन टॉपिक्स को कर रहे हो, 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल द बेसिक्स। सेकेंड मंथ में आपको करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस प्लस रिविजनिंग भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने रिविजन नहीं किया। आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 या 4 जितने भी आप दे सकते हो इफेक्टिवली, उतने मॉक टेस्ट को दीजिए और उन मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आपके 100 में से मान लीजिए 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, तो रिमेनिंग के 40-50 नंबर जो आपकी नहीं आए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते थे बट गलत हो गए, कौन सी सिली मिस्टेक्स करिए। उन चीजों को ना एनालाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स को समझिए और उन्हें ठीक कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको लगा यार ये बहुत ईजी था, सिंगल लाइनर था, बट मैं पढ़ा नहीं था तो मैं क्लिक नहीं कर पाया। उन चीजों को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब आप रियल टाइम मॉक टेस्ट देते हो ना, आपको एक्चुअल एग्जाम जैसी फीलिंग आती है, अगर आप कंसंट्रेशन से दे रहे हो। और जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो ना, आपका माइंड इतना प्रेप हो जाता है कि आप ना एक्चुअल एग्जाम डे पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप मॉक दे रहे हो। और साइड में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती है कि कुछ खटर पटर हो रहा है या किसी का कंप्यूटर कुछ आवाज कर रहा है या कीबोर्ड टिक टिक हो रहा है, आपको कुछ नहीं उस समय बॉदर करता। बट अगर आप सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाकर के पेपर देने लगोगे ना, आपने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो हर छोटी छोटी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी। किसी का कंप्यूटर किटपिट कर रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कुछ मांग रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, किसी का माउस क्लिक क्लिक कर रहा है, तो वो आपको इरिटेट करेगा बिकॉज आपकी आदत नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। ये आपको ना एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करती है, क्वेश्चंस को हाई प्रेशर एनवायरमेंट में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है ये भी हेल्प करती है। और एवरी सिंगल डे जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करते चलोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
एंड मंथ 3 पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन और स्पीड के ऊपर काम करना है। आप मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं, आपको वो रोकना नहीं है, बट अब 1 महीने आपने इतने मॉक टेस्ट दे लिए हैं कि अब आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर काम कर सकते हैं, बिकॉज़ हर टाइप का क्वेश्चन आपके मॉक में कवर हो चुका होगा। अब कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं आएगा। तो अब आप लास्ट मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है कि अगर आप 100 में से अभी तक आपने इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप 70 या 80 क्वेश्चंस तक पहुंच रहे थे, अब धीरे धीरे आपको स्पीड और बढ़ानी है कि आप कैसे 80 टू 85 या 90 तक क्वेश्चंस कर सकते हो। अपनी रिविजनिंग को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लीजिए कि आप क्वेश्चंस को देखो और आपको जवाब ना एकदम मेंटली कैलकुलेट हो जाए। आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, उसकी लैंग्वेजेस इंटरप्रेट हो जाए, तो आपकी प्रिपरेशन का वो लेवल होना चाहिए। एंड इट इज वेरी इजी अगर आप उसको फोकस तरीके से करते हो। और जब आप घर पे पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि यार 3 से 4 घंटे में डायरेक्ट पढ़ लूँ। 45 मिनट्स का ना एक स्टडी प्लान बनाओ, एंड एवरी 45 मिनट्स पढ़ने के बाद ना तुम 10 से 15 मिनट का गैप ले लो और उसके बाद पढ़ने बैठो। और एक साथ ना सारे सब्जेक्ट्स मत उठा लो, एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठा करके पढ़ो, ताकि तुम्हारा माइंड ना कंफ्यूज ना हो कि पहले मैं अभी ये पढ़ रहा था, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे कुछ और पढ़ना है। फोकस ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक एट अ टाइम, वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ टाइम। उसके बाद आप टाइम डिफाइन कर लो कि यार मॉर्निंग में मुझे मैथ्स पढ़ना है, दोपहर का एक टाइम ले लीजिए कि यार मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मैं ज्यादा कुछ वैसे लिखने वाला नहीं करना चाह रहा, तो मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। रात में इवनिंग के टाइम में आप ले लो कि यार मुझे 2 घंटे अपने रीजनिंग को देने हैं, बिकॉज शाम का टाइम एक्टिव भी होता है इंसान, तो आप रीजनिंग के लिए दे सकते। थर्ड स्टेप इज टू प्रैक्टिस योर मॉक एग्जाम्स। जो आपके मॉक एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मंथ 2 से बताया कि आपको एवरी सिंगल वीक में कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 जो भी आप दे सकते थे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं होता, उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन्हें एनालाइज कीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए, एंड मेक श्योर कि हर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया है ना, अगर वो रिपीट होता है मॉक टेस्ट में, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होने पर आपने गलत किया है, दैट मीन्स आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं करी है। सो अगर आप सच में कुछ क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो इतनी मेहनत तो आपको डालनी पड़ेगी। स्टेप 4 इज आपका डेली रिविजन रिचुअल। ये ना आपका मेमोरी मल्टीप्लायर होता है। आप किसी भी एक चीज को दिन में पढ़ते हो ना, अगर आपने 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी में रखना चाहते हो ना, इस 3 R के फॉर्मूले को याद रखो। R1 इज सेम डे, जब आप कुछ पढ़ रहे हो उसे सेम डे पे रिवाइज करो। R2 इज 3 दिन के बाद उसी सेम चीज को रिवाइज करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट दोबारा से आपके माइंड में अपनी मेमोरी को फ्रेश कर ले। फिर R3 इज उसी सेम चीज को आपको 7 दिन के बाद तीसरी बार पढ़ना है। जब आप 3 बार उस टॉपिक को पढ़ लेते हो ना, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब ये जिंदगी भर याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो बात की बात है, बट एटलीस्ट 3 से 4 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा, इस बात की गारंटी है। एंड नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज मास्टर योर माइंड ओवर डिसिप्लिन रादर दैन मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन के ऊपर वर्क करोगे ना कि यार आज मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, आज मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो कल 10 घंटे पढ़े थे उसको आज से डिवाइड कर दो, तो 5 घंटे कल के 5 घंटे आज के मैंने एक साथ पढ़ लिया। डोंट डू दैट मिस्टेक। ये ना आपको कहीं लेकर के नहीं जाएगी और आप जहां पर हो ना वहीं रह जाओगे। अगर आपने सोचा है कि आप एवरी सिंगल डे 4 से 5 घंटे दोगे, तो वो आपको एक साथ नहीं देने हैं। आपने सुबह 2 घंटे पढ़ के, जब आप मैथ्स पढ़ने बैठते हो ना, कहाँ टाइम चला जाता है आपको पता नहीं चलेगा। रीजनिंग करने बैठते हो ना, 4 पजल में ही आपको लगेगा 1 घंटा तो हो गया। तो 2 घंटे आप रीजनिंग को दे रहे हो, 2 घंटे आप मैथ्स को सुबह दे रहे हो, रीजनिंग को शाम में, बीच में आप 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को दे रहे हो। तो बहुत इफेक्टिवली आपने 4 से 5 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए निकाल लिया है। तो इसको ना डिसिप्लिन के साथ कीजिए एवरी सिंगल डे। मन है, नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, डोंट लीव योर प्रैक्टिस अंटिल एंड अनलेस इट्स एक्सट्रीम इमरजेंसी, और वो भी शायद आपको 3 महीने में एक बार या 2 बार हो सकती है, नॉट एवरी सिंगल डे, नॉट एवरी सिंगल वीक। तो 1 या 2 बार कोई इमरजेंसी आती है, इट्स फाइन, बट मेक श्योर कि आप अपने रूटीन्स को एवरी सिंगल डे फॉलो कर रहे हो, बिकॉज मोमेंटम आपका डिसिप्लिन से क्रिएट होगा, मोटिवेशन से नहीं। अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करोगे ना, तो यार ये माइंड ना बहुत शार्प है, इसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपको वो मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। एंड एवरी सिंगल नाइट, यू नो, और ये 5 स्टेप्स करने के बाद मेक श्योर एवरी सिंगल नाइट जब आप सोने जा रहे हो ना, विजुअलाइज योर सेल्फ कि यार मैंने ऑलरेडी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। कॉल लेटर अपने हाथ में देखिए, अपने पेरेंट्स की खुशी देखिए कि यार फीलिंग सो प्राउड कि आप फाइनली इस जॉब को आप पास चुके हो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। सो वो हैप्पीनेस आपको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखेगी, और ये जो डिसिप्लिन है इसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और डिसिप्लिन स्टार्ट करने के ना बहुत सिंपल तरीके होते हैं। पहली चीज ना, एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में ना आप उन सब्जेक्ट्स को रखिए, उन टॉपिक्स को रखिए जो सबसे टफ है।
इससे ना आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। जब आप टफेस्ट टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करोगे और वो चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान था, ये तो हो गया, ये टफ था, मैंने कवर कर लिया और ये मुझे आ गया। लाइक एक अजीब-सी खुशी मिलेगी। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल योर डिजिटल इनपुट। आप अपने फ़ोन को ना पढ़ते वक़्त अपने से जितना दूर रख सकते हो दूर रखो। साइलेंट कर लो या स्विच ऑफ कर दो या फिर किसी दूसरे रूम में रख दो। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई करना इतना ज़रूरी है आपके लिए, मेक श्योर कि आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया को यूज़ मत करो। नॉट इंस्टाग्राम, नॉट ट्विटर, नॉट फेसबुक, एनीथिंग। यूट्यूब का आप यूज़ कर लो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए, बट मेक श्योर कि आपको वो इनपुट भी कंट्रोल्ड हो, कि आप सिर्फ वो ही देख रहे हो जो आपकी ज़रूरत है, ना कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग करके आपने घंटों उसमें बिता दिए। यू नीड टू हैव दैट डिजिटल कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज टू विजुअलाइज, लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि यार हर रात सोने से पहले अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। दैट विल लाइक फिक्स इन योर माइंड कि यार जो मेहनत आप कर रहे हो ना वो ऑलरेडी सक्सीड हो चुकी है। ये एक इंप्रेशन छोड़ना शुरू कर देगी और धीरे धीरे ये ना कॉन्क्रीट रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि कभी कभी विजुअलाइजेशन के बाद ना लाइक आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि यार अब हो गया 5 से 10 मिनट 15 मिनट विजुअलाइज कर लिया, आप क्या करें। अगर वो ड्यूरेशन आ रहा है ना तो आप कुछ नेगेटिव मत सोचो। रादर आप कोई चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई एफर्मेशन कर सकते हो, कोई डिवाइन नेम आप चैंट कर सकते हो, ताकि आप ना पीसफुली सो सको। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो रात में सोने से पहले आप रिवाइज कर रहे हो, मेक श्योर रात में सोने से पहले आपने जो कुछ भी दिन भर में पढ़ा है उसका क्विक नोट रिविजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको बोला R1 में आपको सेम डे रिवाइज करना है और वो रिविजन टाइम होता है रात में सोने से पहले। आपने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसकी क्विक समरी आप 15 से 20 मिनट में पढ़ करके आप तुरंत बिस्तर पे चले जाओ, विजुअलाइज करो, उसके बाद अपने माइंड को टोटली ब्लैंक करके चैंटिंग करो, एफर्मेशंस करो और सो जाओ। नेक्स्ट डे आपको रियलाइज होगा कि वो टॉपिक्स ना डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके अंदर आ चुके हैं। एंड लास्टली रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप किसी टफ टॉपिक को या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने पर अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हो, जैसे एक कॉफी के लिए, तो डोंट स्किप दैट। पता है कभी कभी हम ना अपने आप को बोलते हैं कि हम ना ये काम कर लेंगे ना तो अपने आप को एक कप ऑफ कॉफी किसी कैफे में जाके पिएंगे, बट जब वो काम हो जाता है हम क्या करते हैं, घर ही पे कॉफी बना के पी लेते हैं। तो आपका माइंड ना कहीं आपको लगता है कि इसको नहीं पता चला, बट समवेयर डीप डाउन इट्स लाइक कुछ भी कर ले, घर ही में तो कॉफी बना के पी लेंगे, कितना भी रिवॉर्ड सिस्टम लगा ले कि कॉफी शॉप पे जाएंगे, फ्रेंड के साथ जाएंगे, ये करेंगे, बट अल्टीमेटली घर में कॉफी घोल करके पी लेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो तो उसको वही एग्जैक्ट रिवॉर्ड दो जो आपने बोला है उस टास्क को करने से पहले। डोंट चेंज दैट। ये रिवॉर्ड सिस्टम जब आप एक्चुअली फॉलो करोगे ना तो आपको फील होगा कि आपको चीज़ों के लिए मेहनत करने का और मन कर रहा है। और आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो ना, लिटरली कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट। और मैं आपको ना एक बोनस टिप भी देती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ ना परमानेंटली याद रखनी है या फिर जल्दी याद रखनी है, तो आपने जो क्विक नोट्स बनाए होते हैं ना किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के, उन टॉपिक्स को या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई या फिर रूल्स हो गए, इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स होते हैं या फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज और टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स क्यूब्स हो गए, इन सबको ना अपने वॉइस नोट्स में क्रिएट करके हेडफोन्स लगा करके आप जो भी काम कर रहे हो ना उस वक्त सुनते रहिए। वॉकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, कुछ भी आप कर रहे हो उसको सुनते रहिए। वो ना धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिटेन दोज थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन योर माइंड, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा आएगी। आपकी खुद की आवाज में जो चीजें होती है ना वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती है। सो ट्राई दिस टेक्निक। बट ना लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नंबर कितने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रिपरेशन 100% है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया या नहीं। आपकी जिंदगी, आपके मार्क्स, आपके एग्जाम्स आपकी सक्सेस से डिफाइन नहीं होती। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने ऊपर इतना मेंटल प्रेशर मत बना लीजिए कि वो एग्जाम ही आपकी दुनिया बन गया। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ एंजॉयमेंट के लिए निकाल सकते हैं, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी बैलेंस्ड रहे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत आपके हाथ में होती है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। कई बार हम कोई पेपर अपनी 100% मेहनत के बाद भी नहीं क्वालिफाई करते, नॉट बिकॉज हमने मेहनत कम की थी, बट बिकॉज मे बी ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और बेहतर रखा हुआ है। सो नेवर गेट डीमोटिवेटेड। अगर आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती, आप उसे किसी और चीज में लगा सकते हो। आस्क योरसेल्फ, क्या आप उस पेपर को दोबारा से देना चाहते हो? यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट ईयर अगेन, और यू वांट टू ट्राई इनटू समथिंग न्यू जो आपको शायद अंदर से ज्यादा कॉलिंग दे रहा है। यू शुड लिसन टू योरसेल्फ। अपने आप को डीमोटिवेटेड फील मत कीजिए कि आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, अब आप क्या करोगे, आपका साल बर्बाद हो गया। इट्स नथिंग लाइक दैट।
आपकी ज़िंदगी, आपकी जॉब आपके मार्क्स से डिफाइन नहीं होती, बल्कि आपसे डिफाइन होती है। आप खुश हो, आप जो करना चाहते हो वो आपको जीवन में मिल जाएगा। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और ये सोचना है कि यार जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा तभी यहाँ नहीं गए, हो सकता है कहीं और जा सकते हैं। बट अगर आप स्टक हो जाओगे ना उस फेलियर पे, तो आप उन रास्तों को देख ही नहीं पाओगे, उस नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा ही नहीं पाओगे। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड। हो सकता है आप बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम्स फेल कर जाओ, बट आपने देखा कि यार मैंने यूपीएससी में एक बार ट्राई किया और मेरा हो गया। या मैं यूपीएससी के लिए इतने सालों से तैयारी कर रहा था बट वो नहीं हुआ और मैंने एक अटेम्प्ट एसएससी का दिया और मेरा हो गया। यू नीड टू लिसन टू योर नेचुरल कॉलिंग एज वेल। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और लिखा हो। तो अपने आप को जज मत कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बेकार मत कीजिए। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। अपने दोस्तों के साथ मत बिताइए, बहुत ज्यादा नहीं कि आपने 5-6 घंटे उनके साथ। 1 घंटा हर रोज का अपने आप के लिए रखिए, जहां पर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने आप के साथ आप कनेक्ट कीजिए और अपने आप को फ्री रखिए। जितना ज्यादा आपका माइंड फ्री होगा, उतना स्ट्रेस फ्री होगा, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एंड लाइफ इज टू प्रेशियस टू जज इट विद मार्क्स, जज इट विद अ पर्टिकुलर जॉब। हो सकता है आप कुछ बहुत बेहतर करने के लिए आए हो, बट अपनी मेहनत में कोई कमी मत लाइए। हो सकता है आप उसी एग्जाम को नेक्स्ट ईयर फिर अटेम्प्ट करो और आपका क्वालिफाई हो जाए। हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, बट आपका दिल उसी में लग रहा है, आपका जज्बा उसी में है। आप फिर से दीजिए, बिना डिमोटिवेटेड हुए फिर से उसको दीजिए। हो सकता है इस बार क्वालिफाई हो जाए, और 99% ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस। डोंट लूज होप। जस्ट अपनी तैयारी को 100% रखिए, ताकि आपके पास ये ना हो कि मैंने तैयारी ही पूरी नहीं की थी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।